हेलो। हम आज हिस्ट्री सब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमने जो कल अपने टॉपिक में पढ़ा था वो मौर्य एम्पायर पढ़ा था, और मौर्य एम्पायर में मौर्यन एम्पायर को पढ़ रहे थे। और मौर्य एम्पायर को हमने देखा था कि ये कब से कब तक चलता है। तो देखिए भाई, 322 बीसी से 184 बीसी तक चलता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण शासक आए थे। जैसे हम बात करें तो संस्थापक थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आएंगे। और बिंदुसार के बाद अगर हम देखें तो जो अगले शासक होते हैं बिंदुसार के बाद वो हैं अशोक, सम्राट अशोक। और अशोक के बाद जो अगले शासक आएंगे वो रहते हैं दशरथ। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो जो इसका मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है उसका नाम रहता है बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक रहते हैं। और इनकी हत्या करके फिर पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठते हैं। तो कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था। और देखिए भाई, एक चीज और हमने देखा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं कैसे जैन धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, कैसे जैन धर्म को अपनाते हैं और जैन धर्म को अपनाकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग देते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो इनके अम्बेसडर थे, अम्बेसडर वो कौन थे भाई? एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसके अम्बेसडर थे। ठीक है, मेगास्थनीज इसके अम्बेसडर थे। और एक चीज और देखिए, इनके अन्य नाम भी हम लोगों को मिलते हैं। जैसे अन्य नाम की अगर बात करें तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, इनको एंड्रोक्रोट्स, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स आदि नाम से बुलाया गया है। ठीक है, ये ग्रीक राइटर्स ने इनको इस नाम से संबोधित किया है। ग्रीक राइटर्स जैसे स्ट्रैबो हैं, ठीक है, प्लिनी हैं, प्लूटार्क हैं। ठीक है, तो ये सब जो राइटर्स हैं, जो उस समय कंटेम्परेरी वर्ल्ड के राइटर्स थे, उन लोगों ने इनको इस नाम से बुलाया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब बिंदुसार गद्दी पर बैठते हैं तो देखिए, ये जो बिंदुसार है, ठीक है, ये जो बिंदुसार है, ये जो बिंदुसार है, ये गद्दी पर 298 बीसी से 272 बीसी तक बैठते हैं। और ये किसके उत्तराधिकारी होते हैं? चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी होते हैं। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, और इनका देखिए, जो इनको किस किस नाम से जाना जाता है, तो इनको बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन से वो अन्य नाम है? तो देखिए भाई, सिंह सेन, सिंह सेन के नाम से इनको जाना गया है। ठीक है, सिंह सेन के नाम से जाना गया है इनको। बौद्ध एवं जैन टेक्स्ट में, ये कहाँ पर हम बात कर रहे हैं? बौद्ध एंड जैन टेक्स्ट की बात कर रहे हैं भाई। बौद्ध एवं जैन टेक्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। इनको किस नाम से जाना जाता था? बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से जाना गया है। और भाई अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इनको भद्रसार के नाम से जाना गया है। ठीक है, भद्रसार के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये सब अगर कभी भी आपको एग्जाम में मिले कि किस शासक का नाम है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं भाई। और देखें, इनको पुराणों में किस नाम से जाना गया है?
ठीक है भाई। तो इनको अमित्र घात से भी जाना गया है, अमित्र घात नाम से भी जाना गया है। और ये संस्कृत में अमित्र घात या शत्रुओं का विनाशक या शत्रुओं का विनाशक, ठीक है भाई, या शत्रुओं का विनाशक के नाम से भी जाना गया है। इनके समय में देखिए जो राजदूत था जिसको हम लोग कहते हैं मेगास्थनीज, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हम देखते हैं कौन हमारा राजदूत था भाई, ये थे मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज थे। और हम देखते हैं मेगास्थनीज सिर्फ 5 साल भारत में रहते हैं, मेगास्थनीज सिर्फ 5 साल भारत में रहते हैं। उसके बाद इनके समय में कौन एम्बेसडर हो जाता है? तो देखिए भाई एक व्यक्ति है जिनका नाम है डाईमेकस, ठीक है, डाईमेकस नाम का व्यक्ति है, ठीक है, डाईमेकस नाम का एक व्यक्ति है। और ये किसको रिप्लेस करता है भाई? ये रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस मेगास्थनीज। इसको रिप्लेस करता है भाई, मेगास्थनीज को रिप्लेस करता है, ये मेगास्थनीज को रिप्लेस करता है। अब मेगास्थनीज की जगह पर राजदूत कौन आ जाता है? तो भाई ये राजदूत आ जाते हैं। एक चीज और देखने वाली बात है कि जो पहले चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त के समय में जो पीएम थे, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय विष्णुगुप्त थे, ठीक है, विष्णुगुप्त थे, या इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य थे। और इनके समय में देखिए बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री कौन हो जाता है भाई? इनके समय में प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? अब इनके समय में जो प्रधानमंत्री है वो हो जाएंगे खल्लाटक, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के समय में दो रिवोल्ट हुए थे, ठीक है। कहाँ कहाँ रिवोल्ट हुए थे? दो रिवोल्ट हुए। और ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर हुए थे भाई? तो ये दो रिवोल्ट देख लीजिए। एक रिवोल्ट तो हुआ था इनका जो है तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला में। और दूसरा जो रिवोल्ट था वो कहाँ हुआ था भाई? वो हुआ था उज्जैन में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके समय में दो रिवोल्ट हुए थे, या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि तक्षशिला का विद्रोह किसके समय में हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जाएगा कि जो तक्षशिला का विद्रोह है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो हमें बताना है कि वो बिंदुसार के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर यह सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे कि तक्षशिला का विद्रोह, तक्षशिला का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए भाई उस समय उज्जैन में कौन पोस्टेड था? अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो उज्जैन का गवर्नर उस समय कौन था? उज्जैन का जो गवर्नर था वो था अशोक, ठीक है। और अशोक ने इस विद्रोह को दबाया, अशोक ने विद्रोह को दबाया था, ठीक है, विद्रोह को दबाया। और देखिए भाई तक्षशिला जो है, तक्षशिला, तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ। पहली बार जब विद्रोह हुआ तो बड़ा पुत्र जो होता है जिसका नाम था सुसीम, ठीक है, अशोक का बड़ा भाई, वो दबाता है, लेकिन ये असफल होता है, ठीक है, ये असफल होता है। तो फिर अशोक को भेजा जाता है, तो फिर अशोक को भेजा जाता है कि भाई अब तुम दबाओ जाकर,
ठीक है, अब तुम इस विद्रोह को दबाओ। फिर हम देखते हैं कि बिंदुसार जो है, ठीक है, बिंदुसार ये अपने अंतिम समय में, ये अपने अंतिम समय में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पिंगल वसु के प्रभाव में, ये क्या कर लेते हैं भाई, पिंगल वसु के प्रभाव में, ये पिंगल वसु के प्रभाव में क्या करते हैं, जैन धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, ये जैन, माफ कीजिएगा, जैन नहीं, ये अजीवक धर्म को अपना लेते हैं, ये अजीवक धर्म को, ये अजीवक धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, ये अजीवक धर्म को अपनाते हैं। ठीक है, तो अपने अंतिम समय में ये अजीवक धर्म को अपना लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 298 बीसी में ये गद्दी पर बैठे थे, और 272 बीसी में, ठीक है, 272 बीसी में ये क्या करते हैं, ये सुसीम को उत्तराधिकारी बनाकर, सुसीम को उत्तराधिकारी बनाकर और चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बात इनकी हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनके समय में ही, देखिए भाई, इनके समय में प्रधानमंत्री चाणक्य की जगह अब कौन हो जाते हैं, अब खल्लाटक हो जाते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो चाणक्य हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है भाई अर्थशास्त्र, इस पुस्तक का नाम है। और ये कैसी पुस्तक है, तो देखिए भाई, ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की पुस्तक है। ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या है, इसकी जो थीम है वो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से राजनीति शास्त्र इसका विषय है। ठीक है, राजनीति शास्त्र इसका विषय है। और देखिए भाई, सबसे पहली बार जो कर है, इसमें कर की चर्चा होती है। ठीक है, इसमें कर की चर्चा यानी टैक्स की चर्चा है। और देखिए इसमें किंग की ड्यूटीज को बताया गया है, किंग की ड्यूटीज को बताया गया है। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें ये कहा गया है किंग नोज नो किंगशिप, किंग नोज नो किंगशिप। ठीक है भाई, और इसी में देखिए, इसी में एक चीज की चर्चा है जिसको हम कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है। और सप्तांग सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी साम्राज्य को, कैसा भी साम्राज्य हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो कोई राजा का हो, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए देखिए 7 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर विष्णुगुप्त ने उन 7 चीजों की विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए वो जो 7 चीजें हैं, इसमें इन्होंने बताया कि एक राजा होना चाहिए। ठीक है, फिर राजा के अमात्य होने चाहिए, मतलब मिनिस्टर्स होने चाहिए। ठीक है, ये अमात्य कौन है भाई, ये
एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं, ठीक है। ये आज के आधुनिक मजिस्ट्रेट के जैसे आप इनको कह सकते हैं, ठीक है, आधुनिक मजिस्ट्रेट के जैसे आप कह सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अमात्य के बाद देखिए दुर्ग होना चाहिए, फिर देखिए कोष होना चाहिए, ठीक है, फिर देखिए सीमा होनी चाहिए या सेना होनी चाहिए, ठीक है। देखिए भाई, सेना होनी चाहिए, और फिर देखते हैं कोष होना चाहिए, सेना होनी चाहिए और पुरोहित। तो मतलब ये कुल ऐसे 7 लोगों की चर्चा मिलती है कि ये 7 चीज आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक विस्तृत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें राजा है, अमात्य है, दुर्ग है, कोष है, सेना है, ठीक है। और देखिए भाई गुप्तचर भी हैं, इसमें इन सारी चीजों की जानकारी दी गई है। तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये अपने समय में करने के बाद ये क्या करते हैं कि ये अपने बड़े पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी बना देते हैं। ये सुसीम को उत्तराधिकारी बना देते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, और चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुसीम के बाद अगला जो शासक आता है वो सुसीम नहीं आते हैं, जो अगला शासक है वो कौन आता है भाई, तो वो है अशोक। और यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है हमारी, और वो कौन सी नोट करने वाली बात है ये भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो अशोक हैं, ठीक है, ये गद्दी पर बैठते हैं और इनका टाइम पीरियड है 269 बीसी से 269 बीसी से 232 बीसी तक का जो समय है वो हमें देखने को मिलता है। और देखिए भाई कि ये हम देखते हैं कि जो बिंदुसार हैं, ठीक है, जो बिंदुसार हैं वो 298 से 272 बीसी तक ही गद्दी में बैठते हैं। तो बीच में ये 4 साल का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये बीच में ये जो 2 साल का डिफरेंस है, ये जो 2 साल का डिफरेंस है ये कहा गया। तो देखिए जो बौद्ध टेक्स्ट हैं, देखिए भाई ये जो बुद्ध एंड जैन टेक्स्ट हैं, ठीक है, तो जैन टेक्स्ट में कहा क्या कहा गया है कि ये निचली जाति का व्यक्ति था। जैन टेक्स्ट में इन्हें क्षत्रिय बताया गया है और बुद्ध टेक्स्ट में इन्हें निचली जाति का बताया गया है। और ये देखिए ये जो बुद्ध टेक्स्ट है भाई, ठीक है, जो दीप वंश और महावंश हैं, ये दीप वंश और जो महावंश हैं, दीप वंश और महावंश जो बुद्ध टेक्स्ट हैं, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें देखिए दीप वंश और महावंश जो जैन टेक्स्ट हैं, इसमें यह कहा गया है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, ठीक है, भाइयों की हत्या की गद्दी पर बैठने के लिए, ठीक है, हत्या की गद्दी पर बैठने के लिए। और क्या कहा गया है कि पहले ये ब्राह्मण धर्म के थे, ठीक है, ब्राह्मण या हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, हिंदू धर्म को। और बाद में क्या होता है, ये बाद में बौद्ध धर्म को मानते हैं, ये बाद में बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें कि ये कौन थे, तो देखिए इनकी माता का नाम क्या मिलता है, तो इनकी जो माता है भाई, इनकी माता तो देखिए किसके पुत्र थे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिंदुसार और इनकी माता थी सुभद्रांगी, ठीक है, और इनसे एक पुत्र हुआ था अशोक,
और आगे चलकर हम देखेंगे इन्हीं के समय में जो है, इन्हीं के समय में हम देखते हैं कि कलिंग का युद्ध हमें देखने को मिलता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अशोक हैं, ठीक है, यहाँ पर जो अशोक हैं, ठीक, तो अशोक की बहुत सारी पत्नियां रहती हैं और इनके बहुत सारे पुत्र भी रहते हैं। जैसे अगर अशोक की पत्नी की बात करें तो देखिए, एक पत्नी का नाम है असंघमित्रा, असंघमित्रा, ठीक है। एक पत्नी है जिसका नाम है कौरवाकी, ठीक है, कौरवाकी। और असंघमित्रा है, कौरवाकी है। कौरवाकी ने देखिए एक अभिलेख भी लिखवाया था, ठीक है, एक अभिलेख भी लिखवाया था। और एक है तिस्रक्षिता, एक है तिस्रक्षिता, और एक है देखिए महादेवी, ठीक है, एक है महादेवी। तो ये सब इनकी कुछ पत्नियां हैं। ये जो कौरवाकी हैं, देखिए कौरवाकी जो हैं, इन्होंने प्रयाग में, प्रयाग में एक अभिलेख लिखवाया, एक अभिलेख लिखवाया। और इस अभिलेख को देखिए ही आगे चलकर प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखवाया था? तो देखिए भाई, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था राजकवि, राजकवि हरिशेन ने, ठीक है, हरिशेन ने। कहाँ? गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश में, ठीक है। तो प्रयाग में एक अभिलेख लिखवाया है और इस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। प्रयाग में एक अभिलेख लिखवाया, आगे चलकर उसे ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना गया। और ये जो प्रयाग में अभिलेख लिखवाया था रानी कौरवाकी ने, इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया। और देखिए ये जो अभिलेख है, ठीक है, ये जो अभिलेख है, इसमें देखिए कौरवाकी और इनके जो पुत्र हैं तीवर, इनकी चर्चा मिलती है, पुत्र तीवर की चर्चा मिलती है। और अगर हम अशोक के पुत्रों की बात करें तो पुत्रों में देखिए इनके कौन कौन से पुत्र हैं। तो इनके बहुत सारे पुत्र हैं, तीवर हैं, जालौक हैं, ठीक है, ये सब इनके पुत्र हैं। देखिए भाई, इनके पुत्रों में अगर हम बात करें तो एक पुत्र का नाम है इनके कुणाल, ठीक है, एक पुत्र है कुणाल, एक पुत्र का नाम है जालौक, ठीक है, एक पुत्र है तीवर, ठीक है, एक पुत्र का नाम है महेंद्र। और अगर पुत्रियों की बात करें, ठीक है, अगर पुत्रियों की बात करें तो देखिए पुत्रियों में संघमित्रा, जिनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था, संघमित्रा और चारुमती, ये दो इनकी पुत्रियां हैं, ठीक है। पुत्रियों की अगर बात करें तो एक पुत्री का नाम है चारुमती, ठीक, और एक पुत्री का नाम है संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा, ठीक। तो इनकी पत्नी का नाम असंघमित्रा था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो ये इनके पुत्र हो गए भाई, और ये इनकी पुत्रियां हो गई, ठीक है। ये अभिलेख रानी ने कैसे बनवाया था, कौन सा अभिलेख था, ठीक है, ये रानी का कौन सा अभिलेख है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई क्या है। तो देखिए कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इंस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन Iranian style, based on Iranian style are seen in Maurya Empire, are seen in Maurya Empire, are seen in Maurya Empire। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहां पर इनको इनके नाम से बुलाया गया है,
ठीक है। और वो कौन कौन से अभिलेख हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भाई देखिए, इनके एक अभिलेख है इनका गुर्जरा का अभिलेख, ठीक है, गुर्जरा का अभिलेख। एक है मास्की, ठीक है, एक है उदागोलन, उदागोलन। तो ये जो अभिलेख है इनके, ठीक है, ये जो मास्की है ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो इन अभिलेखों में अशोक को उसके नाम से बुलाया गया है, उसके नाम से बुलाया गया है, उसके नाम से बुलाया गया है भाई, ठीक है। तो अशोक को उसके नाम से बुलाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो अशोक को उनके नाम के अलावा और एक अभिलेख है, देखिए एक अभिलेख इनका और है जिसका नाम है भापरू बैराट, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक अभिलेख है भापरू या बैराट अभिलेख, ठीक है, या बैराट अभिलेख। तो ये कहां पर है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंस्क्रिप्शन, स्मॉलेस्ट इंस्क्रिप्शन, सबसे छोटा या सबसे छोटा अभिलेख है इनका सारे अभिलेखों में से। अच्छा एक चीज और देखिए, इसी अभिलेख में इनको क्या कहा गया, देवाम प्रिय कहा गया है, देवान प्रिय, ठीक है, इस नाम से पुकारा गया है। इनको देवान प्रिय कहा गया है, देवान प्रिय कहा गया। और किस नाम से बुलाया गया, तो भाई देखिए देवाम प्रिय प्रियादस्सी, देवाम प्रिय प्रियादस्सी, ठीक है, इस नाम से बुलाया गया है, यानी देवाम प्रिय प्रियादस्सी, ठीक है, इस नाम से भी उनको बुलाया गया है, यानी फेवरेट ऑफ लॉर्ड, फेवरेट ऑफ लॉर्ड, देवताओं का प्रिय, इस नाम से इनको बुलाया गया है। उसके बाद देखते हैं भाई कि इनके 13 शिलालेख भी मिलते हैं, ठीक है, इनके 13 मेजर रॉक एडिक्ट भी मिलते हैं। और माफ कीजिएगा 8 मेजर रॉक एडिक्ट हैं जिसमें 13 बातें लिखी हैं, ठीक है, लिखी हैं। तो देखिए जो पहली बात है भाई, पहली में क्या लिखा हुआ है, पहली बात में ये लिखा हुआ है कि पशु हत्या को निषेध किया जाए, पशु हत्या को निषेध किया जाए। दूसरे में देखिए क्या लिखा गया है, और दूसरे में लिखा गया है कि मुफ्त औषधालय, ठीक है, मुफ्त औषधालय सब जगह खुलवाए, ठीक है। और फिर देखिए छठे में क्या है, धम्म महामात्य की नियुक्ति, ठीक है, धम्म महामात्य की नियुक्ति ये लिखा गया है, ठीक है। और फिर देखिए जो 13वां वाला है, ठीक है, इसमें कलिंग वार की चर्चा है, कलिंग वार की चर्चा है भाई, ठीक है, कलिंग वार की चर्चा है इस 13वें शिलालेख, इस 13वें रॉक एडिक्ट में। तो देखिए भाई जो 13th रॉक एडिक्ट की बात है, ठीक है, 13th रॉक एडिक्ट है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सिंहासन पर बैठने के, सिंहासन पर बैठने के 8वें वर्ष कलिंग जो है, कलिंग का युद्ध लड़ा गया, ठीक है, कलिंग का युद्ध लड़ा गया। और तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा जाएगा भाई, 269 पर ये सिंहासन में बैठते हैं, से 8 साल घटा दो तो कितना आएगा, ये 261 BC में। तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया, 261 BC में।
अच्छा, कलिंग को जीतना जरूरी क्यों था? ठीक है, कलिंग को जीतना जरूरी क्यों था? क्योंकि आइए समझ लेते हैं कलिंग को आखिर जीतना इनके समय में इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था इतना। तो कलिंग कहाँ पर पड़ता है अगर इस चीज को हम लोग देखें तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये है कलिंग, ठीक है, जो आज के मॉडर्न उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। अब था क्या कि यहां से जो पोर्ट है, पोर्ट को यानी जल व्यापार के नियंत्रण के लिए, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है देखिए भाई ये विंध्य माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये विंध्य हैं। तो अगर दक्षिण भारत में आपको प्रभुत्व हासिल करना है तो एक ही रास्ता है कि आप भाई इधर से होकर ऐसे आए, ठीक है। तो दक्षिण में प्रशासन संभालने की सहूलियत, ठीक है, संभालने की सहूलियत थी भाई, ठीक है। नेसेसिटी was there to win over कलिंग, ठीक है। ये अब आवश्यकता बन गई थी कलिंग को जीतना, कलिंग को जीतना अब एक आवश्यकता बन गई थी और इसी आवश्यकता की वजह से ही देखिए भाई कलिंग पर उन्होंने चढ़ाई की। फिर देखिए, फिर देखते हैं भाई जो कलिंग का वॉर था, ठीक है, कलिंग का जो वॉर था ये 261 बीसी में लड़ा गया। और इसमें क्या होता है कलिंग के वॉर में कि तकरीबन लाखों लोग मारे गए, ठीक है, लाखों लोग मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इनका हृदय परिवर्तन हो गया, हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया इनका भाई, ठीक है, ट्रांसफॉर्म आफ्टर बैटल, ठीक है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया युद्ध के बाद भाई। और देखिए हृदय परिवर्तन के बाद इनके जो भाई थे सुसीम, ठीक है, तो सुसीम को तो मार दिया था, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त नाम था, ठीक है, उपगुप्त। तो देखिए भाई ये जो बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म ये मोगलीपुत्र तिस जो हैं, एक साधु थे मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के लिए। तो बौद्ध धर्म ये मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में अपना लेते हैं, ठीक है, अपना लेते हैं, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी इनको? तो देखिए भाई जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्हें दी थी उपगुप्त ने, ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा इनको दी थी उपगुप्त ने, उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी भाई, ठीक है। बौद्ध धर्म ने इनको उपगुप्त ने दीक्षा दी थी। और उसके बाद देखिए भाई ये एक नया धर्म जैसा कोड लागू करते हैं और इसको कहा गया धम्म, ठीक है। और इसमें बस सदाचार की बातें थी, सदाचार की बातें, जैसे माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना और हमेशा सम्मान देना। तो ये सारी चीजें जो है इनके इस नए धर्म, इसको अब हम धर्म तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ
कोड कह सकते हैं कि एक धर्म जैसा नया कोड था धम्म, और जिसमें सदाचार की बातें लिखी हुई थी। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज हम देख लेते हैं। और उसके बाद देखिए भाई कि इनमें क्या था कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनसे परिचित थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मिस्र का शासक था, ठीक है, मिस्र का शासक था, सीरिया का शासक था, ठीक है, सीरिया का शासक था, सीरिया का शासक था। और देखिए भाई, तो ये कुछ विदेशी विदेशी राजाओं से संबंध थे, ठीक है, संबंध थे। और देखिए एक झील है सुदर्शन झील, ठीक है, एक सुदर्शन झील है और ये गुजरात में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर इसकी मरम्मत किसने कराई? फिर इसकी मरम्मत कराई अशोक ने, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला शासक आता है, हमारा जो अगला शासक है अशोक के बाद, तो अशोक के बाद जो अगला शासक है वो दशरथ है, ठीक है। और दशरथ देखिए भाई ये जैन धर्म को मानने वाला था, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला था, ये जैन धर्म को मानने वाला था। और इसने क्या किया? इसने मौर्य साम्राज्य का अंतिम अंतिम कुशल शासक साबित हुआ, ठीक है, कुशल शासक शासक साबित हुआ। फिर हम देखते हैं कि इस कड़ी में जो अंतिम शासक आता है वो है बृहद्रथ, ठीक है। एक चीज और यहां पर देख लीजिए भाई कि जो बिंदुसार थे और अशोक थे, ठीक है, जो बिंदुसार थे और अशोक थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बिहार में नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई थी भाई, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं बनवाई थी। फिर देखिए क्या होता है कि ये जो है, ये जो बृहद्रथ हैं, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश अंतिम शासक, ठीक, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और इनका एक सेनापति था, ठीक है, इनका एक सेनापति या जिसको हम कह सकते हैं मिलिट्री कमांडर था, ठीक है, मिलिट्री कमांडर था, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। इनका एक मिलिट्री कमांडर था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, इनका एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और ये क्या कर देता है? ये शुंग देखिए भाई क्या करता है, ये बृहद्रथ की हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। और एक नई डायनेस्टी, नई डायनेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है।
की स्थापना करता है। यहाँ एक चीज और देखने वाली है, और वो क्या देखने वाली चीज है वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये किस धर्म को मानते थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। और फिर बिंदुसार आए, और बिंदुसार किस धर्म को मानते थे? अजीवक, ठीक है, अजीवक धर्म को मानते थे। फिर अशोक आए, और अशोक किस धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म को मानते थे। और फिर ये दशरथ जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। और एक चीज देखिए, अशोक ने ही अपने समय में, अशोक ने ही अपने पुत्र जालौक को जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर बनाया था, ठीक है, का गवर्नर बनाया। तो ये चीज भी देख रहे हैं हम लोग कि उस समय भी कश्मीर जो है भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उस समय हिंदू शासन उस पर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र जालौक को जो है वहाँ का गवर्नर बनाया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं जो ये हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि नहीं हमारा कोई क्लेम नहीं है कश्मीर पर, क्योंकि कश्मीर कभी भारत का अभिन्न अंग रहा ही नहीं। आप सब लोगों ने सुना होगा, ऐसा नहीं है। उस समय से भी, इससे भी प्राचीन समय से भी वो भारत का हिस्सा था, और इनके समय में भी भारत का हिस्सा है, और आगे भी भारत का ही एक अभिन्न अंग रहेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मौर्य एम्पायर देखा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लेटर मौर्यास कौन थे। जैसे लेटर मौर्यास में हमारा शुंग वंश आ जाएगा, फिर हम कंडो वंश को देखेंगे और कुषाण वंश को देखेंगे। उसके बाद लेटर मौर्यास के बाद हम लोग गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ेंगे।